हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो अगर आप समाचार फॉलो कर रहे हैं, पिछले कुछ समय से आप न्यूज पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि भारत में एक बड़ा विवाद, एक बड़ी चर्चा जो पिछले कुछ समय से रही है, वो है वक्फ की संपत्तियों को लेकर। तो वक्फ की जो संपत्तियां होती हैं, ये वो संपत्तियां होती हैं जिन्हें इस्लाम में धार्मिक कार्यों के लिए डेडिकेट कर दिया जाता है। अगर किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित किया जाता है तो उसका जो एक उस पर अधिकार जो होता है वो ये माना जाता है कि डिवाइन यानी कि दैवीय अधिकार हो जाता है और उस पर फिर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं रह जाता। तो उसकी जो मान लीजिए अपनी आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करना, यानी कि जो एक पुश्तैनी उसका जो स्थानांतरण होता है वो, या फिर उस संपत्ति को बेच पाना या फिर उसका किसी प्रकार का सौदा कर पाना संभव नहीं होता। अब बहुत लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति कौन सी है और कौन सी नहीं, इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा किया गया है कि कुछ प्रभावशाली मुस्लिम वर्ग के लोगों ने क्या किया है, समय समय पर देश की बहुत सारी ऐसी जमीनें जो कि जिनका मालिकाना हक अभी स्पष्ट नहीं था, उनको वक्फ की संपत्ति बता दिया। और उसके बाद अगर एक बार वो संपत्ति वक्फ की हो गई तो वो किसी और की तो हो नहीं सकती, और इसको वक्फ की संपत्ति बताकर उसके बाद उस पर अलग अलग तरीके से उन्होंने, मतलब नाम के लिए वो संपत्ति वक्फ की है, लेकिन कुछ प्रभावशाली वर्ग जो हैं वो उसका अपनी संपत्ति की तरह प्रयोग करते आए हैं और बहुत बड़ी संपत्ति पूरे भारत में वक्फ के नाम पर है। तो इसके लिए क्या हुआ, भारत सरकार संसद में एक वक्फ का जो कानून है उसमें एक संशोधन का प्रस्ताव लेकर आई थी। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह प्रस्ताव जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता पर एक हमला माना गया और इस पर विस्तृत चर्चा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। अब यह संयुक्त संसदीय समिति जो है, इसने अपना डेलिबरेशन, इसने अपना जो एक, जिसको हम कहते हैं विचार विमर्श, जो अपनी चर्चा मंतव्य इसको जो भी करना था वो इन्होंने पूरा कर लिया है। ठीक है, और अब जो है ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जो है ये जेपीसी जो है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये अपनी रिपोर्ट भारत की संसद में प्रस्तुत करेगी। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, क्या बातें हैं खास जो इस संशोधन में थी, और इसके अलावा जो है क्या बातें यहां पर हुई, इस संसदीय समिति ने क्या क्या खास बातें डिस्कस की, एक बार इसके बारे में आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप 2026 या 2027 में यूपीएससी देने वाले हैं तो भाई स्टडी IQ IAS का जो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच है, आप AJ लाइव कोड लगाकर उससे जुड़ सकते हैं। 2026 का बैच 26,999 में और 2027 का बैच आपको 32,999 में मिल सकता है। 27 तारीख यानी कि आज सुबह 8 बजे से यह बैच जो है शुरू हो चुका है। अभी खाली इंट्रो क्लास हुई है, तो आप जो है इससे आज भी जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, जो हमारी सेल लगी हुई है अभी, रिपब्लिक डे सेल, उसका आज लास्ट डे है, तो इससे चूकिए मत। जल्दी से जल्दी AJ लाइव कोड लगाकर इन बैचेस में जो आपके लिए सूटेबल हो उससे एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक सही सुदृढ़ आकार जो है आप देना शुरू करें। चलिए साहब, तो अब एक बार आपको बताता हूं कि ये वक्फ वाला पूरा मामला जो है ये है क्या। तो आज क्या हुआ है, जेपीसी जो है, जो एक संयुक्त संसदीय समिति बनी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एक संयुक्त संसदीय समिति बनी थी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह संयुक्त समिति है, यानी कि इसमें सभी दल मतलब कई सारे दलों के लोग थे। जैसे इसमें 26 सदस्य थे, 26 में से 16 सदस्य जो थे वो सत्तारूढ़ पक्ष के थे, यानी कि बीजेपी और उसके गठबंधन के सहयोगियों के 16 सदस्य थे, और 10 सदस्य जो थे वो विपक्ष के थे। ठीक है, तो इस तरह से, और एक सांसद हैं बीजेपी के जगदंबिका पाल जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। और यह समिति जो है इसने अपनी चर्चा पूरी कर ली है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई इस पूरी प्रक्रिया में क्या था, तो यह वक्फ संशोधन का जो बिल था, यह वक्फ संशोधन का जो बिल था, इसने कई सारे प्रस्ताव अपने यहां पर किए थे। इसने सबसे पहली बात यह कही थी कि वक्फ के प्रबंधन में, यानी कि वक्फ संपत्ति, अगर कोई संपत्ति घोषित हो गई तो उसके प्रबंधन में क्या होगा, गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे।
आमतौर पे इसको एक मुस्लिम धर्म का मामला माना जाता था, इसलिए इसके प्रबंधन में केवल मुस्लिम लोग शामिल होते थे। लेकिन ये जो संशोधन कानून है ये क्या कहता है कि गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो भी वक्फ के प्रबंधन में शामिल होंगे। हर वक्फ कमेटी में कम से कम 2 महिलाएं होंगी। आमतौर पे महिलाएं इसमें शामिल जो है नहीं होती हैं, तो कम से कम 2 महिलाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। यह भी इसमें एक बाइंडिंग कंडीशन, एक लागत, एक जो है एक शर्त के तौर पर डाली गई है। इसके अलावा देश भर की वक्फ संपत्तियों की देखभाल के लिए जो केंद्रीय वक्फ समिति बनती है, उस केंद्रीय वक्फ समिति में भी काफी सारी शर्तें लगाई गई हैं। जो केंद्रीय वक्फ समिति बनती है, इस केंद्रीय वक्फ समिति में क्या होगा, कम से कम 1 केंद्रीय मंत्री शामिल होगा। केंद्र सरकार का कम से कम 1 मंत्री शामिल होगा, कम से कम 3 सांसद शामिल होंगे। तो मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि इसके लिए सदस्यता के लिए शर्तें बनाई गई हैं। 2 पूर्व जज शामिल होंगे। तो अब इसको धार्मिक बॉडी की तरह आप ऐसे ही नहीं किसी को भी इसका सदस्य बना दीजिए, इस तरह के लोग उसमें आने जरूरी हैं। 4 प्रतिष्ठित लोग, अलग अलग क्षेत्रों से 4 प्रतिष्ठित लोग इसमें शामिल होने जरूरी है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, कुछ सरकारी अफसर, कुछ सरकारी अधिकारी जिनको डेजिग्नेट किया जाएगा, ये भी इसमें शामिल होने जरूरी हैं। तो आपकी केंद्रीय वक्फ की जो समिति बनेगी उसमें ये सभी लोगों का शामिल होना अनिवार्य किया जाएगा। इस तरह की कुछ शर्तें इसमें शामिल की गई थी, आपको पहले मैं ये पढ़ा चुका हूं। तो यार इन चीजों पर चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी, और ये संयुक्त संसदीय समिति की कार्यवाही जिस तरह से चली, अगर आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में किस तरह से माफ कीजिएगा, संसदीय चर्चा जो है वो अपना महत्व खोती जा रही है। देखिए, संसदीय समिति को बनाने के पीछे लक्ष्य आमतौर पे ये होता था कि भाई जो भी मांगे हैं, जो भी बातें हैं, उनको लेकर गंभीरता से विचार विमर्श किया जा सके। दोनों पक्षों के लोग अपनी बातें कहें कि भाई हमारी ये शिकायतें हैं, हमारी ये चिंताएं हैं, इनको दूर किया जाए, इनका निराकरण किया जाए। इस तरह की एक व्यवस्था बने, आपस में मंथन हो, चिंताएं व्यक्त की जाएं और आपस में एक दूसरे की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जाए और आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाए। भाई समिति तो इसीलिए बनती है ना। अब ऐसे तो अगर आपको वोटिंग ही करनी है तो वो तो आप संसद में भी करा सकते थे, लेकिन समिति का लाभ ये होता है कि वो एक बेहतर तरीके से चिंतन मनन करे और चिंतन मनन करने के बाद वो एक सही ठीक ठाक परिणाम पर पहुंचे और उस पर मतदान जो है वो कराया जाए। ये इसका परिणाम, ये इसका एक टारगेट होता है, ये इसका काम होता है, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर आप इस जेपीसी का काम देखेंगे तो यार शायद ही भारत के इतिहास में किसी जेपीसी में इतनी विवादास्पद बैठकें कभी हुई हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे एक मुझे याद आ रहा है कि एक तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे कल्याण बनर्जी, उन्होंने एक बार इस समिति के कार्य प्रणाली से नाराज होकर एक कांच की बोतल फोड़ दी थी। सोचिए मतलब कितनी फिल्मी बैठकें हो रही थी कि कांच की बोतल फोड़ दी, वो एक सदस्य के ऊपर फेंक के मार दी। बाद में उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे एक जो दूसरे सांसद हैं जो कि बंगाल में पहले हाईकोर्ट के जज भी रहे थे, उन्होंने मेरे और मेरे परिवार को धर्म से जुड़ी और अलग अलग तरह की गालियां देनी शुरू कर दी, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसके अलावा जो है मतलब सोचिए, अगर आरोप ही सही पर कितना गंभीर आरोप है यार कि संसदीय समिति में गालियां दी जा रही हैं, बोतलें एक दूसरे पर फेंकी जा रही हैं और आखिरकार कुछ सदस्यों को इससे निलंबित भी किया गया। इस समिति की कार्यवाही में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, इसकी शिकायत भी लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से करी। तो कुल मिलाकर यह समिति की जो बैठक थी, समितियों का जो उद्देश्य होता है कि एक सामंजस्य बनाएं, एक साझी समझ विकसित करें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जो आ रहा है, जो आज जगदंबिका पाल साहब का स्टेटमेंट आया है, उसके तहत उन्होंने क्या कहा कि भाई इसमें क्या किया गया, जो ड्राफ्ट आया था, कानून का जो ड्राफ्ट रखा गया था, उस ड्राफ्ट में 14 बदलाव जो है वो स्वीकार कर लिए गए हैं। समिति द्वारा इस ड्राफ्ट में 14 बदलाव स्वीकृत किए गए हैं और उन्होंने इस बात को माना कि देखिए क्या हुआ, 44 कुल मिला के 22 बदलाव जो थे वो सत्ता पक्ष के थे, जिनमें से 14 मान लिए गए, बाकी पर अभी विचार चल रहा है। और विपक्ष के जो थे वो 44 बदलाव थे। विपक्ष ने 44 बदलावों का प्रस्ताव किया था, जो कि सारे वोटिंग द्वारा रिजेक्ट हो गए, क्योंकि विपक्ष के 10 सदस्य थे और सत्ता पक्ष के 16। तो फिर वो क्या हो गया, विपक्ष के सारे प्रस्ताव वोटिंग द्वारा ठुकराए गए।
तो यार मतलब यह भी एक दिखाता है कि संसदीय समिति में वास्तव में सामंजस्य कोई था नहीं। आखिरकार संख्या बल के आधार पर ही फैसला हुआ, और संख्या बल के आधार पर अगर फैसला लेना पड़ रहा है फिर तो वो संसद जैसा ही हो गया कि भाई संसद में भी आप संख्या बल के आधार पर, पता तो है ही कि सरकार के पास संख्या बल है, तो अगर सरकार चाहेगी तो बिल तो पास हो ही जाएगा। तो वैसा ही संसदीय समिति से जो सामंजस्य की उम्मीद थी, जो एक साझी समझ विकसित करने की उम्मीद थी, वो यहां पर जो है वो निश्चित तौर पर ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ऐसा, ये स्पष्ट है कि कोई भी साझी समझ जो है इस मामले पर विकसित हो नहीं पाई है। ठीक है, अब जो बचे हुए कुछ संशोधन हैं उनके लिए कहा जा रहा है 29 तारीख को वोटिंग होगी संसद समिति के अंदर, और कुछ इन चीजों के लिए 29 को वोट होगा, और यह कहा जा रहा है कि 31 को ये लोग अपनी रिपोर्ट दे देंगे। जेपीसी जो है वो 31 तारीख को संसद को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। ये बात क्लियर है। देखिए, ओरिजिनली संयुक्त संसदीय समिति को 29 नवंबर तक का समय दिया गया था अपनी रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन चूंकि चर्चाएं लंबी चल रही थी, विवाद हो रहा था, तो इसीलिए यह समय बढ़ाकर 13 फरवरी किया गया था। अब यह माना जा रहा है कि 31 जनवरी तक जेपीसी जो है वो अपनी रिपोर्ट संसद में सौंप देगी। यहां पर एक बात याद रखने वाली है कि यह जो जेपीसी की रिपोर्ट होती है यह संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती। यह याद रखिएगा कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट जो है वो संसद के लिए किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है, यह सलाहकारी है। संसद चाहे तो इस रिपोर्ट को माने और चाहे तो ना माने, लेकिन आमतौर पे संसद के आचरण में जेपीसी की रिपोर्ट का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जेपीसी की रिपोर्ट का आमतौर पे सम्मान किया जाता है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि अगर ऐसा आपको लग रहा है कि जेपीसी ने जो कह दिया वो एकदम बाध्यकारी है, वो तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो देखते हैं जब ये रिपोर्ट आएगी तब इसके बारे में विस्तृत समाचार आएंगे, तब इसके बारे में और चर्चा परिचर्चा आएगी, इसका और डिटेल्ड एनालिसिस आएगा। जब भी आएगा तो आपको सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा, पर अभी के लिए इतना ही है। चलिए, जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो आज सुबह से शुरू हो गया है, और उससे भी बड़ी बात, सेल की हमारी लास्ट डेट आज है। तो आपको 2026 में एग्जाम देना है तो एजे लाइव कोड लगा के 26,999 में, और 2027 में एग्जाम देना है तो एजे लाइव कोड लगा के 32,999 में आप इन बैचेस से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।